हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में ही पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। देखो, आप सभी को पता होगा, हफ्ते में 2 बार जो पहले इंपॉर्टेंट हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उनसे संबंधित वीडियोस हफ्ते में 2 बार मैं लेकर के आता हूँ। इससे होता क्या है, इससे आपको पता लगता है कि पहले एग्जामिनर किस लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट किया करता था, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। और देखो, आपको भी एक आइडिया लग जाता है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में किस तरीके से क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं, जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो वही आपको यहाँ पर करना है। जिन भी बच्चों की 3-4 नंबर से सिलेक्शन रह जाती थी, तो उनको भी आपको यहाँ पर इंप्रूव करना है। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। इन विच ईयर वॉज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? तो किस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी? बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अब आपको देखो पूरी डेट पता होनी चाहिए, तो पूरी डेट है इसकी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। बाकी इसरो से देखो 2 क्वेश्चंस और बनते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? तो देखो, प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है वी नारायणन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट? तो सार्क का पहला सम्मेलन देखो कहां पर आयोजित हुआ था। अब देखो, ध्यान में रखना, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि सार्क का पहला सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था। सार्क का हेडक्वार्टर देखो कहां पर है, तो वो है काठमांडू, नेपाल में। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सार्क का पहला सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था ढाका में। अब इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन ही आपसे देखो पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो उसी कंफ्यूजन से देखो आपको बचना है। सार्क का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था ढाका में। अब सार्क की देखो यहाँ पे बात आई है। अब जो भी बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सार्क की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1985 में इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, तो वो ढाका में की गई थी। और अभी मैंने आपको क्या बताया, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है काठमांडू, नेपाल में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, सार्क में टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, तो वो है 8। और बहुत बार ये 8 की कंट्री आपको पता होनी चाहिए। 8 कंट्रीज आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आपको स्टेटमेंट वाइज से भी यह क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कंट्री या तो सार्क का मेंबर नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सार्क में टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, तो वो है 8। अब वो कौन कौन सी हैं, तो उनमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये टोटल 8 कंट्रीज किस में आती हैं, तो ये आती हैं सार्क में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए माइलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का माइलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है? तो नहीं देखो आपसे पूछा गया है, तो हम स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर चलेंगे, ऑप्शन वाइज हम यहाँ पर चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन ए में देकर के रखा है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। तो देखो, यह यूएन का एक गोल है, यानी कि लिंग समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी में है रिड्यूस बर्थ रेट, यानी कि जन्म दर में कमी करना। तो ये भी यूएन का एक गोल है। और ऑप्शन डी में है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि अति निर्धनता दूर करना। तो ये भी एक यूएन का गोल हो जाएगा। बाकी देखो, ऑप्शन सी में देकर के रखा है रिड्यूस बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर में कमी करना। ये देखो यूएन का एक गोल नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये थे हमीरपुर बोर्ड के क्वेश्चन। अब जो भी बच्चे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ऐसे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। यही क्वेश्चंस देखो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बाकी यूएन की यहाँ पे बात आई है, तो हर बार हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशंस की स्थापना देखो कब की गई थी। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ये बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, यूएन में टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, तो प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो यूएन में टोटल मेंबर कंट्री है 193। और लेटेस्ट की कौन सी है, तो वह है साउथ सुडान। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो लेटेस्ट में यूएन की मेंबर कंट्री बनी है, तो वह कौन सी है, तो वह है साउथ सुडान। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार बनता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस के टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं, तो टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं, तो वह है 6। तो ये छोटे छोटे बेसिक से फैक्ट देखो मैंने आपको बता दिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज
तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या? अब देखो बहुत बार आप पढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन बनता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यह एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है, यानी कि एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? और दूसरा क्वेश्चन बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। लंदन यानी कि यूके में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन स्टार लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में बनता है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पूरी की पूरी डेट आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को की गई थी। तो ये 2 फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित बनते हैं। और अभी हमने देख लिया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। 18 क्वेश्चन की बात करें, हु हैज रिटन द बुक टू लाइव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। और जो भी यहाँ पर मैं ऑथर का नाम बताऊंगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टू लाइव्स पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो वो लिखी है विक्रम सेठ ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, वही ये क्वेश्चन जो है तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में उठाते हैं। तो वही आपको यहाँ पर करना है। विक्रम सेठ हो गए, अरुंधति रॉय हो गई, सलमान रश्दी हो गए। तो देखो, यह सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए टू लिव्स किसने लिखी है? तो वो लिखी है विक्रम सेठ ने। अब देखो, विक्रम सेठ ने कुछ और भी पुस्तकें लिखी हुई हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें अ सुइटेबल बॉय, ये बहुत बार एग्जाम में बनती है। तो ए सुइटेबल बॉय, यह भी विक्रम सेठ के द्वारा ही लिखी गई है। द गोल्डन गेट, ये भी विक्रम सेठ के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये 2-3 पुस्तकें मैंने आपको बताई। टू लिव्स आपको पता होनी चाहिए, एक सुटेबल बॉय आपको पता होनी चाहिए, द गोल्डन गेट आपको पता होनी चाहिए, फ्रॉम हेवन लेक, ये भी देखो आपको पता होनी चाहिए, फ्रॉम हेवन लेक। तो ये कुछ एक पुस्तकें विक्रम सेठ की मैंने आपको बताई जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन सी में है अरुंधति रॉय। इनकी एक बुक आप सभी ने सुनी होगी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन डी में है सलमान रश्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक राइटर। इनसे देखो बहुत सी पुस्तकें आपके हमीरपुर बोर्ड में भी बनती हैं और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में भी बनती हैं। तो सलमान रश्दी की कुछ एक पुस्तकें अगर मैं आपको बताऊं, जिनमें मिड नाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेज और विक्ट्री सिटी, और अभी हाल फिलहाल नाइफ। तो नाइफ अभी हाल फिलहाल इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो 4 पुस्तकें मैंने आपको इनकी बताई, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, विक्ट्री सिटी और नाइफ, ये आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ऑप्शन ए में है शिव खेड़ा। तो शिव खेड़ा ने भी एक पुस्तक लिखी हुई है, तो इन्होंने लिखी है यू कैन विन। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह की पुस्तकें बहुत बार एग्जाम्स में बन जाती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पतंजलि वॉज। तो पतंजलि देखो क्या थे, ये देखो आपसे पूछा गया है। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपने ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। जो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस तरह के क्वेश्चंस देखो बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। तो पतंजलि क्या थे वो देखो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वह कौन थे? तो वो थे दी ऑथर ऑफ ए कमेंट्री ऑन पाणिनीज संस्कृत ग्रामर, यानी कि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक थे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए पाणिनि के बारे में। इनसे भी देखो कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये जो पतंजलि थे यह किन के दरबार में रहते थे? ये देखो आपसे पूछा जाता है। तो यह किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। किनके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। अब ये पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो शुंग वंश की स्थापना किन्होंने की थी? तो वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या करके ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कब इन्होंने स्थापना की थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना 185 बीसी में की गई थी। तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। पतंजलि की यहाँ पे बात आई है, तो इनकी 2 पुस्तकें आपसे देखो बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। तो पतंजलि ने 2 ग्रंथों की रचना की है मुख्य रूप से। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत से ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, बट 2 ग्रंथ आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है योग सूत्र। योग सूत्र किन्होंने लिखा हुआ है? तो वो लिखा है पतंजलि ने। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो महाभाष्य है, तो महाभाष्य किन्होंने लिखा है? तो वो भी पतंजलि ने ही लिखा है। अब ये जो महाभाष्य है देखो, यह ग्रंथ है जिसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी को इन्होंने एक विस्तृत और गहन ग्रंथ में वर्णित किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि पाणिनि कौन थे? हमने देखा दी ऑथर ऑफ ए कमेंट्री ऑन पाणिनीज संस्कृत ग्रामर।
तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक कौन थे? तो वो हमने देखा वो थे पतंजलि। अब ये टिप्पणी उन्होंने कहाँ पर लिखी थी? तो ये इन्होंने महाभाष्य में ही लिखी हुई थी। ये देखो आपको ध्यान में रखना है, तभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को देखो आपको रिलेट करके ही चलना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द सूर सागर इज, तो सूर सागर क्या है? अब आप सभी ने सुना होगा कि सूर सागर को सूरदास के द्वारा जो है तो लिखा गया है, वही आपसे पूछा गया है। तो सूर सागर क्या है? तो ये है एक पोएटिक वर्क ऑफ सूरदास, यानी कि सूरदास की एक काव्यात्मक कृति। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सूरदास की यहाँ पे बात आई है तो आपको पता होना चाहिए सूरदास के द्वारा कुछ एक ग्रंथों की रचना की गई है, कुछ एक पुस्तकों की रचना की गई है, जिनमें सूर सागर हो गया, उसके अलावा सुरसावली हो गया, फिर साहित्य लहरी हो गया और नल दमयंती हो गया। तो सूरदास के द्वारा सुरसावली, सूरसागर, साहित्य लहरी और नल दमयंती, इनकी रचनाएं की गई हैं। तो ये 3-4 पुस्तकें मैंने आपको बताई जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IRDP स्टैंड्स फॉर, तो IRDP से तात्पर्य क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या तात्पर्य है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि IRDP की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 और 79 के दौरान जो है तो IRDP की स्थापना की गई थी। बट इसको देखो इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो IRDP को 1980 में इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में जो है तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? तो 6th 5 ईयर प्लान में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज, तो अक्टूबर 24 को क्या मनाया जाता है? अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आजकल चला है जुलाई मंथ, तो जुलाई मंथ से कुछ एक इंपॉर्टेंट डेज में आपको बताता हूँ, जैसे कि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। उसी की तरह 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। बाकी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगेंगी तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़े बहुत हिमाचल के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 की बात करें, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? तो वो जुड़ी हुई हैं 4 राज्यों की। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो उनमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये 4 राज्यों की सीमाएं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। बाकी आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, इनको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब यह राज्य नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो वह है पंजाब। जो पंजाब राज्य है वह हिमाचल प्रदेश के लगभग 5 जिलों के साथ देखो अपनी सीमा साझा करता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टच इज बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश की जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? तो ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो वो कौन कौन है? तो एक तो मंडी है और एक कांगड़ा है। देखो, मंडी और कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक 6 जिलों की सीमाओं को देखो स्पर्श करते हैं। और ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है मंडी, तो मंडी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित देखो 2 क्वेश्चंस और बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा सबसे कम जिलों के साथ लगती है? तो ऐसे देखो 2 जिले हैं, एक तो है चंबा और एक है सिरमौर। जो चंबा और सिरमौर है, यह जो है तो 2 जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो निम्नलिखित में से कौन
सर्वाधिक बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ऑब्वियसली कौन? राजा वीरभद्र सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित देखो बहुत से फैक्ट, बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो वन बाय वन उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको वही पता होना चाहिए कि राजा वीरभद्र सिंह यह हिमाचल प्रदेश के कितनी बार सीएम रह चुके हैं? तो यह टोटल 6 बार हिमाचल के सीएम रह चुके हैं। अब क्वेश्चन सबसे पहले आपसे बेसिक पूछा जाता है, हिमाचल के पहले सीएम कौन थे? तो हिमाचल के पहले सीएम आप सभी को पता है यशवंत सिंह परमार थे। उस दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश के दूसरे सीएम कौन थे? तो वह कौन थे? तो वो थे ठाकुर रामलाल। और देखो ठाकुर रामलाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनसे एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों बनने वाले एकमात्र हिमाचली कौन है? तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों बनने वाले एकमात्र हिमाचली कौन है? तो वह है ठाकुर रामलाल। अब मैंने आपको बताया कि यह गवर्नर भी रह चुके हैं, तो कौन से राज्य के यह गवर्नर रहे थे वो आपको पता होना चाहिए। तो यह आंध्र प्रदेश के गवर्नर रह चुके थे। अब इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको भी पता है बहुत बार एग्जाम्स में बनने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनर कहीं से भी पुट कर रहा है, तो हर एक चीज के लिए आपको तैयार रहना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? तो ऑब्वियसली वह कौन थे? तो वो थे शांता कुमार। और कब यह हमारे हिमाचल के सीएम बने थे? 1977 की यह बात है, हिमाचल में पहली बार बने थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 172 की बात करें, सिस्सू फेयर इज सेलिब्रेटेड बाई, तो सिस्सू मेला मनाया जाता है, तो वह किन के द्वारा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है बौद्धों के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, नवाला त्योहार किनके द्वारा मनाया जाता है? तो यह गद्दियों के द्वारा मनाया जाता है और यह शिव को समर्पित एक त्योहार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फोक डांस ऑफ शान एंड शाबू इज डिवोटेड टू, तो शान और शाबू लोक नृत्य किसको समर्पित है? तो शान और शाबू लोक नृत्य जो है तो लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध को यह समर्पित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित आपको पता होना चाहिए, शान और शाबू ये जो लोक नृत्य हैं ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो यह लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। शान हो गया, शाबू हो गया, कायड़ नृत्य भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, और उसी के साथ तरह आपसे भूदेन भी पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो यह लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। किन्नौर भी देखो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, किन्नौर में कुछ एक लोक नृत्य मनाए जाते हैं जिनमें कयांग, बाक्यांग, दोयांगछू, जापरो, दलशोन और लांबर ये बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, जो कि हर एक बच्चे को देखो ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिलकालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल के कौन से जिले में बिलकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर है? तो वह है हमीरपुर जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हमीरपुर में देखो कुछ और भी मंदिर हैं जिनमें नर्वदेश्वर मंदिर, गसोता मंदिर, शनिदेव मंदिर, झनियारी माता मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर, तो ये कुछ एक मंदिर मैंने हमीरपुर जिले के आपको बताए। बाकी क्वेश्चंस को देखो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रपोज्ड टू बिकम सोलर सिटी, तो निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है? तो वह कौन सा है? तो वह है हमीरपुर और शिमला। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब देखो यह बात है 2016 की, बट फिर भी यह क्वेश्चन देखो स्पेसिफिकली बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है। तो एक तो हमीरपुर है और एक शिमला है, ये दोनों के दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन से संबंधित 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, और प्रेजेंट के बताऊंगा, वर्तमान के बताऊंगा, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको देखने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश का पहला फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर मॉडल विलेज कौन सा बनाया गया है? तो मॉडल विलेज देखो किसे बनाया गया है, मैं यहाँ पर विलेज की देखो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं विलेज की बात कर रहा हूँ, यानी कि गांव की बात कर रहा हूँ। तो हिमाचल प्रदेश का पहला फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर मॉडल विलेज बनाया गया है राजा खास को। किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजा खास को। अब ये राजा खास है, यह गांव देखो कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है कांगड़ा की इंदौरा तहसील में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सीएम सुक्खू ने कहां पर हाल फिलहाल 750 किलोवाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल फिलहाल सीएम सुक्खू के द्वारा 750 किलोवाट के एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का देखो उद्घाटन किया गया है। तो वो कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है कांगड़ा के धर्मशाला में। तो ये भी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको भी पता है बहुत बार एग्जाम्स में बन जाते हैं, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। बाकी ऐसे ही देखो और वीडियोस को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर रिवाइज सीरीज करके मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां पर क्लिक करके भी आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अभी आपके स्क्रीन पर भी
रिवाइज सीरीज करके एक लिंक आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप ऐसे ही और वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।